स्वागत है आपका हमारी क्लास में। और इन क्लासेस में इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं PYQs की। तो जो नेट के पुराने पेपर में जो जो सवाल आए हैं उसका हम यूनिट वाइज अध्ययन कर रहे हैं। आज की हमारी यूनिट है हिंदी उपन्यास। तो इसमें हम वही देखेंगे कि उपन्यासों से सवाल किस प्रकार से आ रहे हैं और कितना सवाल पूछा जाता है इस यूनिट से। तो पहला सवाल है, बालदेव ने बावन दास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जला दिया? बालदेव और बावनदास हमको पता है मैला आंचल के पात्र हैं। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का एक मशहूर आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और मैला आंचल 1954 यानी कि 1954 में इसकी रचना की गई है। तो पूछा गया है कि बालदेव ने बावनदास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जला दिया? ताकि बावनदास मिनिस्टर ना बन जाए, बावनदास गांव का मुखिया ना बन जाए, ताकि बावनदास लक्ष्मी के चित्त से उतर जाए, ताकि गांगुली जी उससे सवाल जवाब ना करें। इसका सही उत्तर है ताकि बावनदास मिनिस्टर ना बन जाए, क्योंकि आजादी के बाद ऐसा हो रहा था कि जो लोग कांग्रेस से जरा सा भी अपना संबंध दिखा रहे थे, उसमें सफल हो पा रहे थे, वो कोई ना कोई राजनीतिक पद ले जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस आशंका से बचने के लिए इन्होंने ये बस्ता जला दिया ताकि बावनदास मिनिस्टर ना बन जाए। अगला है, मैला अंचल में प्रयुक्त शब्दों को आशय से सुमेलित करना है। 4 शब्द दिए गए हैं, हसेरी, डोलडाल, कमसल, दामुल होज। आशय दिया गया है डमी कैंडिडेट, नित्य क्रिया, आजीवन कारावास और बलवा करने वाले। 4 शब्द दिए गए हैं। हसेरी का अर्थ है बलवा करने वाले, डोलडाल का अर्थ हो गया नित्य क्रिया, और कमसल का अर्थ हो गया डमी कैंडिडेट, और दामूल होज का अर्थ हो गया आजीवन कारावास। कमसल हो गया डमी कैंडिडेट, दामूल हो गया आजीवन कारावास। तो इसका देख लेंगे, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दोनों सवाल मैला अंचल से पूछे गए। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। तीसरा एक और सवाल, मैला आंचल के अनुसार मेरीगंज गांव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैला आंचल की पटकथा में जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो मेरीगंज गांव है। तो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है? मेरीगंज गांव का नाम अंग्रेज अधिकारी ने अपनी बहन के नाम पर रखा था, असत्य है। मेरीगंज गांव में 16 वर्ण के लोग रहते हैं, असत्य है। मेरीगंज गांव में 3 प्रमुख दल है, कायस्थ, राजपूत और यादव, सत्य है। उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग अपनी तृतीय शक्ति है, सत्य है। गांव के अन्य जाति के लोगों का अपना पृथक दल है, असत्य है। तो अब इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? केवल 3 और 4। तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा कि मेरीगंज गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव, और ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति है। अब पूछा गया है, प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपयुक्त उद्धरण शेखर एक जीवनी भाग 1 के किस खंड से उद्धृत है? तो उपयुक्त उद्धरण शेखर एक जीवनी के किस खंड से उद्धृत है? भाग 1 यानी कि उषा और ईश्वर से ये उद्धृत है। इसका सही उत्तर है ए। शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित है, शेखर एक जीवनी भाग 1 और शेखर एक जीवनी भाग 2। भाग 1 के 4 खंड है जो इसी क्रम से है। पहला है उषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, तीसरा है प्रकृति और पुरुष, चौथा है पुरुष और परिस्थिति। भाग 2 जो है वो पुरुष और परिस्थिति से शुरू होता है। शेखर एक जीवनी भाग 2 पुरुष और परिस्थिति से शुरू होता है, और ये चारों क्या है? शेखर एक जीवनी भाग 1 के खंड है। तो शेखर एक जीवनी हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है जो 2 भागों में प्रकाशित है। अगला सवाल है, तमस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म साहनी की स्मृतियों के आधार पर हुई है, सही है। तमस की ज्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े हुए चरित्र वास्तविक हैं, सही है। इस उपन्यास में नत्थू और उसकी पत्नी दोनों वास्तविक पात्र हैं, सही नहीं है। अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड
फसाद रुकवाने का हर संभव प्रयास करता है, सही नहीं है। तमस प्रथम विश्व युद्ध के समय की कथा है, सही नहीं है। तमस भीष्म साहनी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इस उपन्यास का प्रकाशन 1973 में होता है। तमस का प्रकाशन कब होता है? 1973 में। रचनाकार इसके कौन है? भीष्म साहनी। और 1975 में इस उपन्यास को साहित्य अकादमी मिलता है। साहित्य अकादमी मिलता है। तो तमस जो है वो विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसमें रावलपिंडी शहर से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। भीष्म पितामह ये भीष्म साहनी की स्मृतियों के आधार पर हुई है। इसके अलावा लाहौर के आसपास की घटनाएं हैं और 5 दिन का घटनाक्रम इस उपन्यास में है। मोटा मोटी 5 दिन का घटनाक्रम। उपन्यास में नथु और उसकी पत्नी मुख्य कैरेक्टर है। नथु एक मजदूर है और किस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे फैलाए जाते हैं और उसका समाज पर कैसे असर पड़ता है, और जब राजनीति किसी चीज पर समाज पर हावी होती है तो समाज का किस तरह से 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और उसमें आम जनता को किस प्रकार से पीड़ा झेलनी पड़ती है, इसका जीता जागता उदाहरण अगर हमें देखना हो तो तमस बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, पहला कौन सा हो जाएगा? रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म साहनी के स्मृतियों के आधार पर हुई सत्य है। तमस की ज्यादातर घटनाएं और उससे जुड़े चरित्र वास्तविक है, सत्य है। बाकी तीनों असत्य है, तो इसमें हो जाएगा एक, केवल 1 और 2। भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजूर ठहरे, जहां काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। गोदान में दाता दीन के प्रति यह उद्गार किसके हैं? होरी, धनिया, गोबर, सिलिया। तो कथन को देख के ही समझ आ रहा है कि इतने विद्रोही स्वभाव का गोदान में एक ही पात्र हमें देखने को मिलता है और वो है धनिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनिया। गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। और इसका रचना काल है 1936 ईस्वी। और यथार्थवादी उपन्यासों की बात करूं तो ये उपन्यास यथार्थवादी नजरिए से लिखा गया है। हालांकि इसके बाद एक और उपन्यास प्रेमचंद लिखना शुरू करते हैं मंगलसूत्र नाम से, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते, उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। तो गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी है। अगला सवाल है, मानस का हंस के आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने निम्नलिखित में से किस रचना को खास तौर पर पढ़ा था? मानस का हंस का प्रकाशन वर्ष 1972 है और ये गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। गोस्वामी तुलसीदास, एक तरीके से ये जीवनी पर एक उपन्यास है। और इस उपन्यास से गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के बारे में, उनके जीवन के अलग अलग पक्षों के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो पूछा है कि आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने निम्नलिखित में से किस रचना को खास तौर से पढ़ा था? कि उपन्यास को लिखने से पहले कौन सी वो रचना थी जो विशेष तौर पर जिसका अध्ययन अमृतलाल नागर ने किया था? 4 ऑप्शन है, रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक। इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका। हिंदी उपन्यास के बाद अब हम बात कर रहे हैं हिंदी नाटक की। तो हिंदी नाटक से कौन से सवाल पूछे गए हैं? पहला है, अंधेर नगरी नाटक के अंकों के स्थान का सही क्रम क्या है? 5 स्थान दिए गए हैं, उसका सही क्रम पूछा है। क्रम को एक बार अपन लाइन से लिख लेते हैं। पहला है बाह्य प्रांत, दूसरा है बाजार, तीसरा है जंगल, चौथा है राजसभा, 5वां है अरण्य, छठा है शमशान। तो अब इसको देख के अपन सही क्रम लगा लेंगे। पहला कौन सा हो जाएगा? बाह्य प्रांत, तो 5 सबसे पहले हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? बाजार, तो 1 सही हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा जंगल, तो 2 तीसरे पे आ जाएगा। तो 5 1 2 3 4, इसका 5वां हो जाएगा। अंधेर नगरी हम सबको पता है, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक बहुत ही चर्चित नाटक है।
जो इन्होंने 1881 ईस्वी में लिखा है। और ये तत्कालीन समाज पर कहें या फिर एक राजनीतिक जो व्यंग्यात्मक नाटक है कि राजनीतिक जो दृष्टिकोण है और मतलब जो अंधेर नगरी है जहां पे राजनीतिक सत्ताओं के अंधेर गर्दे में किस प्रकार से किसी भी राज्य में क्रिया प्रणाली होती है उस प्रकार से कटाक्ष किया गया है। तो ये एक तरीके से व्यंग्यात्मक नाटक है। तो इसकी बहुत ही चर्चित वो पंक्तियां हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो ये अंधेर नगरी नाटक है। अंधेर नगरी में अंकों का सही क्रम पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला है, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है, उपयुक्त कथन किसका है? ये नाटक ये पूछा गया है आषाढ़ का एक दिन नाटक से। आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का एक बहुत ही चर्चित नाटक है, बहुत ही लोकप्रिय नाटक है और मोहन राकेश ने 3 नाटक लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष 1958 है, लहरों के राजहंस का 1963 है और आधे अधूरे का 1979 है। जब हम नाटक की विकास परंपरा की बात करते हैं तो उसमें मोहन राकेश का स्थान काफी अग्रणी नाटककारों में माना जाता है। और जब प्रसाद उत्तर युग की बात करते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख नाटककार के रूप में मोहन राकेश का नाम गिना जाता है। मोहन राकेश ने 3 नाटक लिखे हैं। पहला है आषाढ़ का एक दिन, दूसरा है लहरों के राजहंस और तीसरा है आधे अधूरे। तो पूछा गया है कि योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन निक्षेप का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला है, मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे सबसे पहले किस पत्रिका के 3 अंकों में छपा था? दिनमान, धर्मयुग, सारिका, साप्ताहिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कि मोहन राकेश का जो नाटक आधे अधूरे वो पहले पत्रिका में, धर्मयुग पत्रिका में छपा था। अगला सवाल है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभी कभी नहीं कीजिए या मैं, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान की। लोभ पाप का मूल है, लोभ इज्जत की हानि करता है, मान को मिटाता है, लोभ कभी नहीं करना चाहिए, इसमें इसका निदान या फिर कहें कि इसमें नरक की प्राप्ति होती है। पूछा गया है कि अंधेर नगरी नाटक में उपयुक्त कथन किसका है? पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें शिक्षा दी जा रही है, ज्ञान की बात की जा रही है। तो ज्ञान की बात कौन करेगा? नारायण दास नहीं करेगा, गोवर्धन दास नहीं करेगा, राजा भी नहीं करेगा। महंत जो है, महंत का ये कथन है। महंत इसमें जो है वो नीति की बात करता है, ज्ञान की बात करता है। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नाटक में झंडा ऊंचा रहे हमारा तथा रघुपति राघव और राजा राम आदि का सृजनात्मक व्यंग्य प्रकट दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बकरी। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक राजनीतिक चेतना वाला नाटक है और इसमें भी व्यंग्य की भाषा इस्तेमाल की गई है और ये 1974 में प्रकाशित हुआ और ये भी 2 अंकों में है। तो पूछा गया कि झंडा ऊंचा रहे हमारा और रघुपति राघव राजा राम सृजनात्मक व्यंग्य प्रखर किसमें दिया गया है? तो बकरी में दिया गया है। 1974 में लिखा गया। भारतीय राजनीति पर कटाक्ष के रूप में इस नाटक को व्यंग्य के रूप में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बकरी। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है और धातुसेन का कथन है। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखा और 1928 में इसका प्रकाशन हुआ। जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक को लिखा और इसका प्रकाशन 1928 में हुआ। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की जब हम बात करते हैं तो एक तरीके से सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्रवादी उत्थान दोनों चीजें इनके नाटकों में मिलती है कि आख्यान जो है या फिर कहें कि कथा वस्तु जो है वो पौराणिक आख्यानों से निकल कर आती है या फिर कहें कि इतिहास से निकल कर आती है और
वर्तमान संदर्भ में उसके द्वारा राजनीतिक चेतना जागृत करने का या फिर कहीं कि देशभक्ति का भाव जागृत करने का प्रयास प्रसाद के नाटकों में देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारत दुर्दशा और इसके स्थान। भारत दुर्दशा जो है वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1880 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 नाटक हमारे सिलेबस में है। एक हो गया भारत दुर्दशा जो कि 1880 में है, दूसरा हो गया अंधेर नगरी जो 1881 में है। तो भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों का प्रकाशन 1880 और 1881 में ध्यान रखना है। पूछा है कि भारत दुर्दशा के अंक है उसको स्थान से मिलाना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्थान के नाम दिए हैं, इससे मिलाना है। पहला अंक हो गया बीथी, दूसरा हो गया शमशान, टूटे फूटे मंदिर, और तीसरा अंक हो गया मैदान, चौथा हो गया मतलब डी जो है 5वां अंक हो गया किताब खाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो ये हमने हिंदी नाटकों की बात करी, ऐसे ही हमने हिंदी उपन्यासों की बात करी। इसी प्रकार से हम तमाम टॉपिक जो है उनके पीवाईक्यू हल आपके साथ करेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।